नमस्कार मित्रों, आज विचार सिंधु में एक नए विचार के साथ हम प्रस्तुत हैं आपके सामने। और आज का जो विचार है वो जुड़ा है फिर पश्चिम बंगाल से, क्योंकि आजकल पश्चिम बंगाल खबरों में छाया हुआ है। समाचार पत्रों की सारी टिप्पणियां मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल पर केंद्रित हो गई हैं। उसका कारण है आज पश्चिम बंगाल में वहाँ के नंबर 2 बड़े कद्दावर नेता टीएमसी के जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। एफआईआर होना एक साधारण बात है, लेकिन ऐसे नेता पर एफआईआर होना जो पिछले 10 साल से सत्ता के केंद्र में था, यानी कि सब कुछ पश्चिम बंगाल में अगर कुछ होता था तो वो भाईपो के ही कहने से या उनके ही सोचने से या उनके निर्णय लेने से होता था। और जैसे रिएक्शन आनी थी वैसी रिएक्शन आई, हंगामा हो रहा है। अब ये एफआईआर क्यों हुई है? वैसे तो पश्चिम बंगाल में खेला होबे ये ममता बनर्जी का स्लोगन था, और पिछले 2021 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद जिस तरह का हिंसा का तांडव हुआ वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक उसने रूप लिया, और धीरे धीरे जो है ममता बनर्जी लोगों में अपनी लोकप्रियता खत्म, वो अभी हाल ही में 2026 का चुनाव हार गई। लेकिन इस चुनाव के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो नहीं कहनी चाहिए थी। विशेष रूप से जो अभिषेक बनर्जी हैं, जब उनके कद का कोई नेता है जो अभी यंग है, जिसके पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी एक कैरियर है उनका, राजनीतिक कैरियर, और वो इस तरह की भाषा बोलते हैं, गुंडे मवालियों जैसी भाषा जो सड़क पर बोली जाती है। वैसे बोली तो उन्होंने सड़क पर ही है, लेकिन एक देश के गृह मंत्री के लिए वो ये खुली धमकी देते हैं, खुला चैलेंज करते हैं कि आप अगर 4 मई को दोपहर 12 बजे के बाद अगर आप कोलकाता में रुक जाएं तो फिर आपको हम बहादुर मानेंगे, यानी कि हम आपको दिखा देंगे कि आपकी क्या ताकत है और टीएमसी की क्या ताकत। तो इस तरह के जो भाषण है, उन्होंने और भी कई इस तरह के भाषण दिए हैं जो कि नहीं देने चाहिए थे, बचना चाहिए था इनसे, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये भाषण दिए, और अब उसी भाषण के आधार पर उनके खिलाफ जो है वो ये एफआईआर हुई है। बीजेपी के एक नेता हैं राहुल सिन्हा, उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी पर ये जो एफआईआर हुई है वो उनकी जो भाषा है, जो उन्होंने इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान जो बोली, तो वो बहुत ही निराशाजनक थी, और अब उन पर ये एक्शन लिया जाएगा। उसी दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, और जब उनको ये एमपी हैं डोला सेन, ये टीएमसी की एमपी हैं डोला सेन, इनसे पूछा गया प्रतिक्रिया के बारे में, तो उन्होंने कहा कि न्याय जो है वो पब्लिक करती है, यानी कि जनता को पता होता है क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए हमारा ये पक्का मानना है कि इस बार भी और अंतिम जो सत्य होगा वो हमारे पक्ष में होगा, यानी कि हम सत्य के पक्ष में खड़े हैं, और हमारे विरुद्ध जो भी हो रहा है ये अन्यायपूर्ण। अब ये तो बात किस तरह से जो चीजें सामने आई, अब इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये जो प्रवृत्ति है, जो पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, हम उसका लिंक डाल देंगे, कि ये जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कहाँ से आती है। मैंने बताया था आपको कि जब पहली पीढ़ी सत्ता में, जिनको संघर्ष करने के बाद सत्ता मिली, जनता ने उनको पसंद किया और उनको सत्ता दी, तो उनको सत्ता किससे मिली? संघर्ष से। और उस संघर्ष ने उनको सिखाया कि सबके साथ मिलकर चलना है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ कटु हो भी गया है तो फिर भी मिलजुल कर उसको सुलझा लिया जाए। लेकिन उसके बाद की जो अगली पीढ़ी आती है, वो पीढ़ी उस बात को नहीं जानती है। उसको लगता है कि हमारे परिवार में, हमारे पिता से, हमारे चाचा से, हमारे जो और दूसरे परिवार में अगर कोई कद्दावर ऐसे नेता रहे हैं जो मुख्यमंत्री या किसी बड़े मंत्री पद पर रहे हैं, जब वो घर में उनसे मिलने आते हैं तो सब नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, और वो सम्मानवश वहाँ उनके बच्चों को भी उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। तो उनको लगने लगता है कि ये हमारा एक प्रकार से ये हमारा अधिकार है,
ये सत्ता हमारी जागीर है और ये सत्ता तो ऐसे ही रहेगी। हमको ये सत्ता अगर मिली है, और विशेष रूप से उन नेताओं के बारे में जो क्षेत्रीय नेता हैं विशेष रूप से, और एक परिवार की पार्टी वो चलाते हैं, तो उनको निश्चित लगता है कि इस परिवार की जो भी अगली पीढ़ी की जो जिम्मेदारी आएगी वो तो हम पर आनी है। यानी कि अगले इस प्रदेश के जो राजा हैं, अगले इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के रूप में जो सत्ता के सत्ताधीश होंगे वो हम होंगे, और फिर हम जो चाहे करेंगे। और हमसे सत्ता कौन छीन सकता है? पुलिस हमारी, दूसरी संस्थाएं हमारी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो जब ये घमंड, ये अभिमान किसी नेता के दिमाग में घुस जाता है, तो वो इस तरह की हरकतें करता है और इस तरह की भाषा का। और अनफॉर्चुनेटली जो 2012 के बाद एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में, और उसके बाद धीरे-धीरे वो मोमेंटम पकड़ा उसने, और उससे एक पार्टी निकली जिसका नाम था आम आदमी पार्टी, और उसके नेता थे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो संघर्ष किया, जो आवाज़ उठाई, उसमें से जो पार्टी उन्होंने बनाई फिर, उसके आधार पर लोगों ने दिल्ली में उनको 2014 में सत्ता दी, और उसके बाद वो 10 साल तक सत्ता में रहे। लेकिन इस 10 साल के अंदर उन्होंने एक नया परिवर्तन किया, नए प्रयोग किए। वो प्रयोग क्या थे? जो उससे पहले होते तो थे, लेकिन बड़े छोटे पैमाने पर होते थे, बड़े दबे छुपे होते थे। और वो प्रयोग क्या हुआ है कि जो भी केंद्रीय सत्ता है उसको पूरी तरह से आप जो है मानने से इनकार कर दो, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। यानी कि आप जितना टकराओगे, लोग आपको उतना अधिक पसंद करेंगे। और जब जितना आप टकराव करोगे, अगर आपके ऊपर कोई पकड़ेगा आपको, आपके खिलाफ कोई एफआईआर कराएगा, आपके खिलाफ कोई पुलिस भेजेगा बचाव के लिए, या अपनी तरफ से जो वो कोई एक्शन लेगा, तब फिर आप अपना कार्ड दिखा दो उनको कि विक्टिम कार्ड है, देखिए इतनी बड़ी सरकार है, देश चलाने वाली सरकार है, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास सारी ताकतें हैं, और ये मुझ गरीब को जो है वो शासन नहीं करने दे रही, मुझे कोई काम नहीं करने दे रही। तो धीरे धीरे जो बहुत सारे नेता दूसरे लोगों को लगा, क्योंकि उनके उस कार्य पर जब उन्होंने इस तरह की हरकतें की, तो बहुत सारी जो संस्थाएं थी, खासतौर से अदालतें भी या दूसरे भी, पहले तो नेताओं ने नहीं भी उसको मतलब गंभीरता से नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं कह दिया। उन्होंने उसको उससे ज़्यादा बढ़कर कहा। फिर दूसरे नेताओं को भी लगा, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अदालतों में गए तो अदालतों ने भी सोचा कि चलो तो छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं। कहीं उनका उसको हटा दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया, और कहीं जो है वो जब मानहानि के मुकदमों की बात आई, फैसला आया, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, माफ़ी मांग ली कि नहीं साहब, वो तो इलेक्शन का थोड़ा सा गर्मा गर्मी में वो बात निकल गई, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, और बात आई गई होगी। लेकिन धीरे धीरे ये एक प्रकार से भारतीय राजनीति का एक आम नैरेटिव बन गया। यानी कि जो भी इस समय केंद्र की सत्ता है, उसके सामने बिल्कुल डट डट जाओ, चाहे वो कानून सम्मत हो या ना हो, आपके पक्ष में चीजें जा रही हो नहीं जा रही हो, आप बस खड़े हो जाओ और कह दो कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो उसी तरह से ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में कहा कि हम सीबीआई को एंट्री करने नहीं देंगे, सीबीआई यहाँ नहीं आएगी, ईडी अगर जाएगी तो उसको हम जो संसाधन उनको चाहिए वहाँ पर, वो हम उनको प्रदान नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरे जांच अधिकारी आएंगे तो उसको हम सहयोग नहीं करेंगे, उल्टा उसको हम भगा देंगे वहाँ से। तो धीरे धीरे जो है, अब आप देखिए कि जब आपको लगता ये है कि आप इतने बड़ी दूसरी ताकत से टकरा सकते हैं, तो फिर जनता आपसे डरेगी, और बंगाल की जनता डरी हुई भी थी। और पिछले 2021 के जो चुनाव में जो हिंसा हुई, उसके बाद तो वो डर स्वाभाविक था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान उसमें गई, निर्दोष लोग थे। देखिए, चुनाव के दौरान पक्ष विपक्ष तो होगा, कुछ लोग आपके पक्ष में जाएंगे, कुछ लोग आपके विपक्ष में जाएंगे, लेकिन जब आप जीत गए, तो आपकी मिसाल क्या देनी चाहिए थी आपको, कि आपने सबको कहा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आप उस बात को भूल जाइए, और हम एक बार 5 साल और एक फिर प्यार से सरकार चलाएंगे। जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया, हम उनका भी ध्यान रखेंगे, जिन्होंने वोट दिया उनको तो हम रखेंगे ही रखेंगे। तो उससे क्या होता कि आपकी विश्वसनीयता बढ़ती, आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता। लेकिन आपने हुआ क्या वहाँ पर? वहाँ पर हुआ, बम चले, लोगों के घर फूँके गए, लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ,
और इस तरह की अनेकों अनेक घटनाएं हुई। अब उसी चीज का जो नशा था, मैं इसको नशा कहूंगा, कि वो जो नशा था कि उस 5 सालों में उन्होंने जो भी किया उसका कोई भी सजा उनको नहीं मिली, कोई भी एक्शन उनके खिलाफ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं लिया गया जिससे जनता में संदेश जाए कि इनको इनके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन हो सकता है या उनको सजा मिल सकती है। तो निश्चित रूप से जनता डरी हुई थी। लेकिन फिर नए जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने बहुत सावधानी से, बहुत ही संयम से काम लिया और धीरे धीरे चीज़ों को इस तरह से ठीक किया कि अभिषेक बनर्जी और उनकी बुआ जी जो हैं, वो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी पश्चिम बंगाल की, उनके हाथों से वो सिस्टम जिसको उन्होंने खड़ा किया था, और उस सिस्टम को खड़ा करने में अभिषेक बनर्जी जो थे वो थे मुख्य चेहरा, किंग पिन कह सकते हैं आप उनको। पूरा फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से जुटेगा और किस तरह के लोग उनके सिस्टम में रहेंगे। एक और कंपनी जो उसको आईपैक के नाम से जाना जाता था, आईपैक आई और आईपैक में ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो सिस्टम में घुस गए और सिस्टम उनका हो गया और उनको पूरा विश्वास था कि फिर से बंगाल में खेला होवे। मतलब बाहर जो दिख रहा है वो अलग है और उस दिन जब चुनाव होगा या जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन कोई खेल अलग होगा। तो उस नौजवान ने जोश ही जोश में वो बोल दिया जो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, यानी कि एक देश के गृह मंत्री को खुलेआम धमकी देना कि आपको हम 4 मई जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे और उनकी सरकार बनेगी, उनकी सरकार बनने के बाद आप में अगर ताकत हो तो आप जो है वो कोलकाता में उस रात रहकर दिखाएं तो हम माने। लेकिन जनता का फैसला कुछ और था। जनता ने कहा कि नहीं, अगर आप इस तरह के विचार रखते हो या इस तरह की ताकत का प्रदर्शन कर सकते हो, तो अगर आप गृह मंत्री को कुछ नहीं समझते तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। तो उस तरह के बयान और पिछले अनुभव के आधार पर जनता ने अपना निर्णय सुनाया और जनता का निर्णय गया ममता बनर्जी के विपक्ष में। एक करारी हार हुई उनकी और सरकार बनी बीजेपी की। शुभेंदु अधिकारी बने मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लिए ताबड़तोड़ फैसले और उन फैसलों में आज आया एक फैसला और उसमें यह तय किया गया कि अभिषेक बनर्जी को उनकी इस भाषा और इस प्रकार की धमकी भरी बातें कहने के आधार पर अब जाना चाहिए जेल और उनके खिलाफ दर्ज हो गई एफआईआर। अब ये एफआईआर आपको क्या लगता है कि ये बदले की भावना से किया गया है या ये तर्कसंगत है, न्याय संगत है? क्योंकि जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो आपको जो भी लगता हो कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए विचार सिंधु हमारी तरफ से, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और दोस्तों से कहिए कि वो भी देखें, शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।